तो दोस्तों आप सभी का वाईटी टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों डेली जीके सीरीज का यह अगला भाग है। हम मंडे टू फ्राइडे डेली रात 10 बजे यह जीके सीरीज देखते हैं। तो आपको डेली रात 10 बजे तैयार रहना है जीके के लिए। अगर आप अपना जीके इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। साथ ही आपको सैटरडे और संडे का समय मिलता है। बाकी 5 दिन जो भी कराए गए उनको क्या करना होता है, आपको रिवीजन करना पड़ता है। तो दोस्तों आज यह तीसरा भाग है, तो आपको इसी तरह अपना रूटीन बनाना है। तो दोस्तों चलिए तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। यह दोस्तों जीके का मिक्सअप होता है। इसमें सभी आपके जितने भी जीके के पार्ट, जीएस के पार्ट होते हैं उनको जीके के रूप में हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, यह करंट के रूप में है, लेकिन अब यह जीके भी बन गया है तो इसको आपको जानना है। तो प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता से संबंधित आईपीसी की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? मेधा कोतवाल लेले व अन्य बना भारत संघ और अन्य विशाखा बना राजस्थान सरकार, एम नागराज बना भारत संघ, या नवतेज सिंह जौहर बना भारत संघ। तो इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए सबको डिस्कस करेंगे और सभी ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो इसका उत्तर है नवतेज सिंह जौहर और अन्य बना भारत संघ। इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से मतलब अधिक आयु के हैं, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जो सहमति देने में सक्षम होते हैं, अगर ऐसे हैं तो इनको क्या हो जाएगा, धारा 77 मतलब जो सक्षम है। देखिए जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं जो सक्षम है अपना निर्णय लेने में, उनके लिए जो धारा 377 है वो क्या है, एक प्रकार से उनको क्या करता था, रोकता था, उनके अधिकारों को, उनके मूल अधिकारों को रोकता था। तो इनके कौन से मूल अधिकार को यह उल्लंघन करता था? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता था। इसलिए अब क्या हो गया है, धारा 377 को जो भी वयस्क हैं उनको इससे बाहर कर दिया है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक ऑप्शन है एम नागराज। देखिए एम नागराज बनाम भारत संघ जो SC ST को आरक्षण की बात करता है पदोन्नति में। कौन? एम नागराज। एम नागराज क्या पदोन्नति की बात करता है? जो विशाखा बनाम राजस्थान सरकार है, कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न होता है उसको मानवाधिकार उल्लंघन और कुछ अनुच्छेद, जो भारत के अनुच्छेद जैसे अभी मैंने बताया 14, 15, 19 और 21 का स्पष्ट उल्लंघन माना है। यानी कि अब अगर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है तो इन मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, साथ ही मानव अधिकारों का भी उल्लंघन होगा। किसमें बात कही गई है? विशाखा बनाम राजस्थान सरकार में बात कही गई है। तो चलिए अगला अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप बिल्कुल आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। आपको बताया है सब एज इट इज़ यही होंगे, आप पढ़ लेंगे एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समलैंगिकता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो समलैंगिकता है यह आईपीसी की धारा 377, भारत संविधान का अनुच्छेद 377, सीआरपीसी की धारा 377 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277। तो इसका आंसर होगा आईपीसी की धारा 377 जो किससे संबंधित है? समलैंगिकता के संबंध में। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर था ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत के दौरान सेहना शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गुप्त जासूस के लिए, देश भर में खाद्यान्न पहुंचाने वाले लोगों के लिए, खुफिया अधिकारी के लिए, बाजार का प्रभारी अधिकारी के लिए। तो इसका उत्तर देना है इसका, यह अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार प्रणाली थी, इसने क्या किया था? जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने बहुत सारे चेंजेस किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। इसने मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट थे ये प्रशासनिक और सैन्य आधारित थे। तो उसने प्रशासनिक में बाजार, 3 प्रकार से क्या बाजार को स्थापित किया था। तो यह किससे संबंधित है? बाजार का प्रभारी कौन होता था? सेहना या सोहना, आप उसको समझेंगे। तो दिन खिलजी के बाजार सुधार जो थे प्रशासनिक और सैन्य आवश्यकताओं की ओर उन्मुख थे। आप यहाँ पे देखिए उन्होंने दिल्ली में 3 बाजार भी स्थापित किए। खाद्यान्न के लिए पहला बाजार सुल्तान द्वारा निर्धारित कीमतों का सख्ती से पालन करने के लिए उपयोग किए गए थे। तो वहीं पर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जिसे सेहना, यह देखने के लिए कि बाजार का प्रभारी था। क्या था? बाजार का प्रभारी कौन होता था? सेहना होता था कि जो वहाँ का शाही जो आदेश था उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये कौन देखता था? सेहना। वारिद बोलिए या वारिड्स बोलिए, वारिद भी हो सकता है, इसे खुफिया अधिकारी बोलते हैं। ये भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है। अलाउद्दीन ने यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया कि सरकार के पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार हो ताकि व्यापारी कृत्रिम कमी पैदा करके मुनाफाखोरी में लिप्त होकर कीमतों में वृद्धि न करे। यानी कि उनको क्या हो,
ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर। तो आपको इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर जेम्स चैडविक। क्या था? जेम्स चैडविक। जो जेम्स चैडविक हैं इसका आंसर है। तो चलिए अन्य जो ऑप्शन है, चलिए जेम्स जो चैडविक है ये क्या है? ब्रिटिश भौतिक शास्त्री है। क्या है? ब्रिटिशस है ये जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसी के लिए इन्हें क्या गया था? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। जे थॉमसन जो है, जे थॉमसन, ये भी एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। किसकी खोज की है? इलेक्ट्रॉन की। जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड को परमाणु संरचना सिद्धांत, जो रदरफोर्ड है ये परमाणु संरचना सिद्धांत के लिए इन्हें 1908 में क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे? फोर्ड को। इन्होंने क्या किया था? 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की। 1908 में इन्हें क्या दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? परमाणु संरचना सिद्धांत देने के लिए। और उन्होंने 1911 में किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। चलिए अब नील्स बोर के बारे में जान लेते हैं। जो नील्स बोर ये एक डेनिश साइंटिस्ट है। क्या है ये? एक डेनिश साइंटिस्ट है या भौतिक शास्त्री बोल लीजिए। उन्हें परमाणुओं की संरचना और उनसे निकलने वाले विकिरण की जांच के लिए क्या इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किसके लिए? इन्होंने भी परमाणु की संरचना पर क्या किया था? स्टडी किया था और उनसे जो निकलने वाले जो रेस थी उन पर इन्होंने स्टडी किया था। तो ये नील्स बोर है। बाकी आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? तो जब पहला कृत्रिम उपग्रह क्या किया गया था? छोड़ा गया था, तो उसका क्या नाम था? चरक, पर्णी, आर्यभट्ट, सुश्रुत। मुश्किल से ही शायद ही कोई गलत करे। इसका पहला जो हमारा कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट था। जो आर्यभट्ट या जो प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री जो थे, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री जो थे, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। जो यह भारत का पहला उपग्रह था, इसे पूरी तरीके से भारत ने डिजाइन और बनाया था। भारत ने इसे क्या किया था? डिजाइन भी किया था और इसे बनाया भी था। 1975 19 अप्रैल 1975 कॉस्मॉस रॉकेट द्वारा इसे क्या प्रक्षेपित किया गया था? किसे? सोवियत कॉस्मॉस। उस समय जब यूएसएसआर हुआ करता था उसका था, वहां से क्या किया? प्रक्षेपित किया गया था। तो ठीक है, ये था इसका एक्सप्लेनेशन। के बारे में कुछ जान लेते हैं। किसके बारे में? इसरो के बारे में। इसरो भारत का मेन संस्था है। इसरो क्या है? एक भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्या है? एजेंसी। इसका मुख्यालय क्या है? बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। जो इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई थे। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। वर्तमान में इसके इसरो के अध्यक्ष कौन है? आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक हिंट है कि यस से शुरू होता है। चलिए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये आप एक्सप्लेनेशन है देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? अरुंधति राय, जेके रॉलिंस, तस्लीमा नसरीन या सलमान रुश्दी। तो हैरी पॉटर के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग। कौन है? जेके रॉलिंग। तो इस अन्य पुस्तकों के चलिए देख लेते हैं। देखिए अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? अरुंधति राय ने। कश्मीर, द केस ऑफ फ्रीडम, अरुंधति राय। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, तस्लीमा का लज्जा। तस्लीमा नसरीन का माय गर्लहुड। सलमान रुश्दी का है 3 तलाक। 100 मीनिंग फेथ। सलमान रुश्दी का सेम। सलमान रुश्दी का ही द गोल्डन हाउस। वीवीएस लक्ष्मण का है फेमस बुक है 281 एंड बियॉन्ड। शीला दीक्षित का है दिल्ली सिटीजन, माई टाइम्स माई लाइफ। ये किसका है? शीला दीक्षित का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था मुगलों का? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं देना है क्योंकि मैं ही बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है अकबर। क्या है इसका आंसर? अकबर। अकबर के समय फतेहपुर सीकरी का जो बहुत चरम पे था, इसका जो डेवलपमेंट बहुत चरम पे था, इसलिए अपना जो भी कार्यभार था यह फतेहपुर सीकरी से ही करता था। उसने इस शहर को अपनी राजधानी क्यों बनाई? क्योंकि पानी की कमी ने उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, इसलिए इसको क्या किया? अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद 20 वर्षों के अंदर मुगलों की जो राजधानी परिवर्तित भी कर दी गई थी। फतेहपुर सीकरी जो है 1571 1585 के बीच में क्या हुआ? बनाया गया था इसे।
चलिए मुगल वंश के बारे में कुछ जान लेते हैं। मुगल वंश की जो स्थापना है 1526 में बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने। पानीपत का जो पहला युद्ध भी कब हुआ था? 1526 में ही, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई या भवभूति? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। तब बाकी बाणभट्ट कौन थे? तो बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के, किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई कौन थे? ये पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो भवभूति कौन थे? कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन। कौन थे? यशोवर्मन के दरबारी। बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के, भवभूति थे यशोवर्मन के, और हरिसेन किसके थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसका एक्सप्लेनेशन है, बाकी आप देख लीजिएगा, सब बाकायदा विस्तार से मैंने लिखा है। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो आपको बताना है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में। तो सबसे प्राचीन की बात होगी तो ऋग्वेद ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऋग्वेद। चलिए वेदों से संबंधित इंपॉर्टेंट जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेद, ऋग्वेद 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का उपनिषद, मतलब वेद का उपनिषद, और जो वेद होता है उसके कार्यवाहक पुजारी को क्या कहते हैं? ये 3 प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेय और कौशितकी कहते हैं। इसके उपनिषद को भी ऐतरेय और कौशितकी ही कहते हैं। जो ऋग्वेद का जो कार्यवाहक पुजारी होता है उसको होत्री कहते हैं। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है उसको जैमिनी और टांडमहा, इसको टांडमहा या जैमिनी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सामवेद को छांदोग्य या जैमिनी बोलते हैं। छांदोग्य उपनिषद या जैमिनीय उपनिषद। इसके जो सामवेद के जो कार्यवाहक पुजारी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता। क्या बोलते हैं इसे? उद्गाता। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ को तैत्तिरीय और शतपथ उपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक बोलते हैं। इसके कार्यवाहक पुजारी को क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। अथर्ववेद का जो कार्यवाहक पुजारी को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ, उपनिषद को मुंडका, प्रसन्ना, मांडुक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ होता है इसका कार्यवाहक पुजारी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में, दक्षिणी में, पूर्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में कौन सी माड़ मिट्टी पाई जाती है? जो माड़ मिट्टी होता है इसमें सिलिका और इसमें आयरन, इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में होता है सिलिका जो 60% पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में। इसमें क्या होता है? कृषि, जहाँ पर सिलिका की अधिकता होगी वहाँ कृषि भी नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अलीवर्दीन खान, मीर कासिम। तो जब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था उसके बाद मीर जाफर को, किसको? मीर जाफर को वहां का क्या बनाया गया था? नवाब बनाया गया था। तो दोस्तों ये था आपका आंसर, मीर जाफर। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।